कहा तुमने? तुम्हारी माँ एक राष्ट्रीय हीरो के परिवार से है, इतनी हिम्मत किसकी हुई कि उन पर हाथ उठाया? मैंने शांत स्वर में कहा, सर इतनी बड़ी बात पर मैं कभी मजाक नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने पूरी घटना संक्षेप में बता दी। मेरी बात खत्म होते ही उधर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। लगता था गुस्से में उन्होंने चाय का कप तक फोड़ दिया था। फिर उन्होंने गरज कर कहा, मुझे तुरंत बताओ आदमी कौन है। लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही असिस्टेंट बैंक ने झपट्टा मारकर मेरा फोन छीन लिया। उसने फोन कान पर लगाया और घमंड से बोला, ओए बूढ़े, तू ही इसका सहारा है ना? सुन ले, तेरे आदमी ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मेरे बॉस को नाराज करने के बाद आज जिंघाई से जिंदा बाहर जाएगा भी या नहीं ये भी तय नहीं है। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था। शायद फोन के दूसरी तरफ बैठे नेता ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि उनकी जिंदगी में कोई उनसे इस लहजे में बात करेगा। उधर से भारी आवाज आई, तो तुम ही हो वो आदमी जिसने शाओरी की मां पर हाथ उठाया? लेकिन वैंग को अभी सामने वाले की असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो उसी घमंडी अंदाज में बोला, फालतू बातें मत कर, बता इस मामले को कैसे निपटाना चाहता है। मैं लगभग 20 मीटर दूर खड़ा था, लेकिन फिर भी फोन के उस पार से उठते गुस्से को साफ महसूस कर सकता था। उधर से ठंडी आवाज आई, कैसे निपटाना है बहुत जल्द तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन वैंग को फिर भी समझ नहीं आया। वो उल्टा गालियां देने लगा, बूढ़े, लगता है तूने कभी डोंग हिंग ग्रुप का नाम नहीं सुना। मैं अभी वीआईपी रूम में हूं, अगर हिम्मत है तो खुद आजा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फिर वो घर से लियू रियान की तरफ देखने लगा, जैसे अभी कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। ये सब देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मिस लियू, मानना पड़ेगा, आपने सच में एक बहुत काबिल असिस्टेंट रखा है। इतनी बड़ी मुसीबत से पाने के बाद भी इसकी अगर कम नहीं हुई। असिस्टेंट वैंग मेरी तरफ घूरते हुए बोला, ओ लड़के, ये नाटक बंद कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे पीछे कौन है। जब तक मिस लियू यहाँ है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि अब मिस लियू खुद को भी नहीं बचा पाएंगे, तुम्हें क्या बचाएंगे। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि